डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा मोटा राइटर हूँ। भले ही मैं खुद को एक छोटा राइटर कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई अखबारों में मेरे आर्टिकल आते ही रहते हैं। कई किताबें मैंने लिखी हुई हैं। मेरी एक कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, भले ही मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। एक राइटर का काम बहुत मुश्किल भरा होता है। अगर आपको लग रहा है कि एक राइटर एक कमरे में बैठकर पूरी की पूरी कहानी लिख देता होगा, तो ये सच नहीं है। कहानी लिखने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। जब आप नए नए लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तभी तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। जब भी कोई राइटर एक किताब लिखता है, उसमें जितने भी किरदार होते हैं, भले ही वो काल्पनिक किरदार होते हैं, लेकिन कोई ना कोई इंसान उस राइटर को जिंदगी में मिला होता है, जिसको देखकर वो वैसा ही किरदार गढ़ देता है। असल में वो सच्चे किरदार ही कहलाए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कोई एक कहानी बनाने में सिर्फ एक दिन का समय लगता होगा, तो ये पूरी तरह से झूठ है। एक कहानी लिखने के लिए कभी कभी 1 साल से लेकर कई सालों तक का समय लग सकता है। कोई भी कहानी बनाने के लिए सबसे पहले किरदारों को ढूंढना पड़ता है, फिर कहानी ढूंढनी पड़ती है। उन किरदारों को कहानी के इर्द गिर्द बुनना पड़ता है, जैसे कोई जाल बुना गया हो। अब जाल के बिल्कुल बीच में वजन डाला जाता है। वो वजन होता है उस कहानी के मुख्य किरदार का, और कहानी को समेटे हुए वो किरदार जैसे उस जाल की गहराई को नाप रहा हो, उसी तरह कहानी भी दिमाग की गहराई को नापती है और किसी एक जगह घर बना लेती है। जब लोगों को वो कहानी पसंद आती है, तो वो उनके दिमाग में घर बना चुकी होती है। और ऐसा ही जाल बिछाना पड़ता है एक कहानी लिखने के लिए। इसीलिए ऐसा जाल एक दिन में बनाया ही नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जो एक दिन में कहानी बना पाए। इसीलिए मैं घर से कभी कभी 6-6 महीने के लिए दूर चला जाता हूँ। एक राइटर को लिखने के लिए खाली समय चाहिए और ऐसी जगह चाहिए जहाँ उसे कोई तंग ना कर रहा हो। सबसे पहले तो हमें कई जगह घूमना पड़ता है, कई लोगों से बात करनी पड़ती है। जब कहानी दिमाग में छप जाती है तो शब्दों को ढूंढना पड़ता है। शब्दों को ढूंढने के लिए दिमाग को खाली करना पड़ता है और ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ कोई आता जाता ना हो। मैं मेघालय जा चुका हूँ, केरल जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ। ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना रहता हो, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल भरा होता है। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी। मैं कश्मीर जा चुका हूँ। वहाँ पर एक घर लेकर मैं 6 महीने तक वहाँ पर रहा था। और अब मैंने मन बनाया था मैं लद्दाख जाऊँगा। लद्दाख में बहुत कम आबादी है। वहाँ बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को देखकर कहानी को गढ़ने की कोशिश करता रहूँगा। इसीलिए लेह के पास एक छोटे से गांव को मैंने ढूंढ लिया था। उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ढूंढ भी तो कोई ऐसी जगह रहा था जहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो, ताकि मुझे कोई तंग ना करे। खाने पीने का सामान वहां तक पहुंचा दिया था मैंने। इस गांव में कुल 100 लोग रह रहे थे और ये बंजर सी ज़मीन थी। बड़ी मुश्किल से पहाड़ों से आ रहे पानी को वो जोता करते, उसको एक जगह तालाब में इकट्ठा कर लेते और वहाँ पर खेती करते। छोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन जितने भी पहाड़ लद्दाख के हैं, उन्हें बंजर पहाड़ कहा जाता है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो सरल भाषा में समझाता हूँ। बंजर पहाड़ उन्हें कहा जाता है जिस पर ज़रा भी हरियाली नहीं होती है। आप दूर से देखते होंगे कितने सुंदर पहाड़ हैं, और यहाँ पर रहने वाले इन पहाड़ों को रोज़ देखते होंगे।
जब आप इन पहाड़ों को रोज देखना शुरू कर देते हैं तो आपको ऐसा लगता है ये पहाड़ जिंदा नहीं है, हरे नहीं है, बल्कि बंजर हैं और इन पर कुछ उगाया नहीं जा सकता। तब ये इतने ज़्यादा सुंदर नहीं लगते और यहाँ पर रहने वाले भी शायद यही सोचते होंगे। इस गांव का नाम था रता। यहाँ पर कई खाली नोटबुक लेकर मैं पहुँच गया था और गांव के मुखिया से भी बात कर ली थी। यहाँ पर बुद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग थे, कुछ हिंदू भी थे और 3 परिवार मुस्लिम भी थे। सब मिलजुल कर रहते थे और इनके बीच मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जो गांव से भी बाहर हो। मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता जब कहानी लिख रहा होता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई ऐसा मेरे पास आए जो बाकियों से अलग हो, क्योंकि जब नए नए लोग आपसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो किसी किरदार पर आप काम कर रहे हों वो किरदार भूलना शुरू हो जाता है और आपको लगता है ये नया आदमी कितना अच्छा है, काश इसे मैं एक नया किरदार अपनी कहानी में दे दूं। इस तरह वो कहानी खराब ही होगी, बढ़िया नहीं बनेगी। इसलिए गांव से थोड़ा बाहर 100 मीटर की दूरी पर एक झोंपड़ा बना हुआ था। ये अच्छा खासा झोंपड़ा था और मैंने गांव को पैसे दे दिए थे ताकि इस झोंपड़े में कोई भी मुझे परेशान ना करे। खाने पीने का सामान जब भी मुझे चाहिए होगा मैं आपसे आकर ले लूँगा। गाँव वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बात मान ली। अब मैंने सोचा हुआ था सुबह से शाम तक मैं राइटिंग करूंगा और शाम को निकला करूंगा ताकि गांव वालों से कुछ बात कर पाऊं। ज़्यादा बात नहीं करूंगा, फिर भी किसी जगह पर आप रह रहे हो वहाँ के लोगों से कुछ बात तो करनी ही चाहिए। हो सकता है देश में कोई मुसीबत की घड़ी आ जाए और मुझे पता तक ना चले। ये शाम का वक्त था। पूरा दिन मैं कहानी सोचता ही रह गया। कुछ शब्द लिख पाया लेकिन वो भी शाम के वक्त मुझे गलत लगे, तो मैंने सोचा अब इस पूरी की पूरी लाइन को काट देता हूँ। कल सुबह सही से लिखना शुरू करूँगा। आज गांव में घूम कर आता हूँ, देखता हूँ गांव में क्या क्या है। ये गांव भी बंजर ज़मीन पर बना हुआ था। आखिर ये लोग उगाते कैसे हैं और खाते कैसे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता था। मेरी इस किताब में, मेरी इस कहानी में भी एक किरदार है जो बंजर जगह पर रहता है। उस कहानी में इन किरदारों को कुछ जोड़ सकता हूँ तो इनसे बात करने में फ़ायदा ही होगा। ये सोचकर मैं गांव में पहुंच गया और वो मुखिया भी बहुत अच्छा था। मुझसे बात करने लगा, मुझे गांव की तकलीफ़ें सुनाने लगा, गांव की कहानियाँ सुनाने लगा। ये गांव कब बसा था और उनके पूर्वज कितनी मुश्किल में यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर बिजली भी नहीं है, लेकिन अब सोलर पैनल हर घर में लगे हुए हैं, इसलिए उस बिजली का इस्तेमाल ये दिन के वक्त कर सकते हैं। तब मैं उनसे खाने पीने की चीज़ों के सवाल करने लगा था, तो उनका कहना था कि शहर से सामान यहाँ पर लाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए भर भर कर सामान यहाँ स्टोर कर लिया जाता है जिससे 6 महीने आसानी से निकल पाएँ और रेट वही दिया जाता है जो शहर में मिलता है। यहाँ गांव वाले बहुत अच्छे थे, दिमाग बहुत अच्छे से लगाया हुआ था, पढ़े लिखे लग रहे थे। मैंने उनसे ये सवाल भी किया, आप इन पहाड़ों को देखते हैं, मैं इन पहाड़ों को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नए से हैं, खूबसूरत हैं, बड़ी बड़ी आकृतियाँ हमेशा आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप तो इन्हें रोज़ देखते होंगे, क्या आपको भी अच्छे लगते हैं? क्या आप भी इसे हर रोज़ देखना पसंद करते हैं? तब उस गाँव के मुखिया ने कहा था, पहाड़ों को देखने में अलग ही मज़ा है। अब मेरी तरफ आइए, देखिए उस पहाड़ की ओर, नज़रें गड़ा लीजिए। आपको एक पहाड़ में क्या पसंद आ रहा है? मैं उस पहाड़ की तरफ देखे जा रहा था। पसंद तो आ रहा है लेकिन मैं बयां नहीं कर पा रहा। उसने फिर से सवाल किया, जब आप बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं, कुदरत की इन ढलानों को देखते हैं, तो आपके मन में कैसी कैसी भावनाएं आती हैं? मैंने कहा, बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं। पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यही जिंदगी है, यही कुदरत है, देखने का मन बहुत ज़्यादा करता है। तब उसने सवाल किया, तो बताइए पहाड़ों में अच्छा लगता क्या है? कौन सी चीज़ है जो सबसे अच्छी लगती है? मैं इस चीज़ को बयां नहीं कर सकता था। मैंने कहा, देखना अच्छा लगता है लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे अच्छा लगता है। तब उसने कहा, बड़े बड़े आकार, पहाड़ों के बड़े आकार। आपको पहाड़ अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके आकार इतने बड़े हैं। आपके दिमाग में एक सवाल घूमता होगा, कुदरत कितनी विशाल विशाल चीज़ें बना सकती है और हम इंसान इसके सामने कुछ भी नहीं। मैंने उस लाइन को काटते हुए कहा, नहीं नहीं, ये बात पुरानी हो चुकी है, इंसान बहुत तरक्की कर चुके हैं, अब ये पहाड़ उनके सामने कुछ भी नहीं। तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा था, अच्छा ऐसा लगता है,
बड़े बड़े पहाड़ों के सामने इंसानों की औकात क्या है? क्या इंसान इन पहाड़ों को हिला सकते हैं? मैंने कहा हाँ, हिला सकती हैं। परमाणु बम बना लिया है हमने, हाइड्रोजन बम बना लिया है हमने। ये बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, अगर इसके बीच में एक हाइड्रोजन बम लगा दिया जाए, पूरे के पूरे पहाड़ को उड़ाया जा सकता है। इंसान इतना आगे बढ़ चुके हैं। तब उसने कुछ समय सोचा और कहा, जो मर्जी कर लो, कुदरत बहुत आगे है। कुदरत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम समझा नहीं सकते। मैंने कहा अभी नहीं समझा सकता, विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आगे जाकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंसान कब बने, कैसे बने, कुदरत क्या है और कैसे चलाई जा सकती है, हर सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है। मेरी इस बात से वो सहमत नहीं था, और ऐसा तो होता ही है, हर दो दिमाग एक दूसरों के विचारों पर सहमत नहीं होते। ये बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह इंसानों को बनाया गया है और इंसान इसी तरह तो आगे बढ़ पाए हैं। दोनों सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी वार्तालाप किए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे आगे वाला एक मंदिर दिखाया। ये एक बड़ा सा मंदिर था। इस मंदिर के अंदर कई मूर्तियां बनी हुई थी और उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया, यहाँ पर प्राचीन काल में भिक्षु आया करते थे। वो भिक्षु भी यहाँ पर तप किया करते थे। ये पहाड़ों से एक शक्ति मिलती है। ये पहाड़ भी जिंदा है, कुदरत जिंदा है। अब इस बात से मैं सहमत नहीं था, भले ही मैं मंदिर में था, लेकिन ये बात ही बहुत अजीब कर दी थी उन्होंने। मैंने कहा पहाड़ जिंदा नहीं होते, वो चीज़ जो हिल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, उसे जिंदा नहीं कहा जाता। कुदरत कोई चीज़ है ही नहीं। असल में कहा जाए ये तो एक भ्रम सा है। अब एक पेड़, एक इंसान, एक जानवर, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम कुदरत उसे कहते हैं जब इन चीज़ों को जोड़कर कोई ना कोई नाम बना लेते हैं। वो मेरी तरफ देख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ छोटा लगता होगा, तुम्हें लगता होगा कोई ऐसी शक्ति मौजूद ही नहीं है जो पूरी दुनिया को चला रही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ तक हम जान पाए हैं, हर चीज़ समझ पाए हैं, कोई भी चीज़ कोई दूसरा नहीं चलाता। और वो शक्तियों वाली बात, मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसने कहा तुम भगवान पर यकीन नहीं करते। मैंने कहा नहीं, मैं भगवान पर यकीन नहीं करता, तप पर यकीन नहीं करता, ये साधना पर यकीन नहीं करता। हर चीज़ झूठ है, सच तो वो है जिसे विज्ञान कहा जाता है। तब वो मुस्कुराए जा रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी दूर बने एक छोटे से मंदिर की ओर। ये मठ सा लग रहा था। मैंने उससे सवाल किया, वो क्या है? क्या वो भी मंदिर है? क्या आप वहाँ पर भी जाते हैं? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि उस मठ के पार पहाड़ों पर्वतों की दुनिया है, कुदरत की दुनिया है, इसीलिए उस मठ के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। आप उस मठ के अंदर से बने हुए रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप दूसरी तरफ गए तो समझो उस दुनिया में चले जाएंगे जिसे पर्वतों की दुनिया कहा जाता है, कुदरत की दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाने की हिम्मत हम में से कोई नहीं करता। मैं मुस्कुराकर कहने लगा, आप अभी इन भ्रम को मानते हैं? 21वीं सदी है, यहाँ पर हर झूठ का पर्दाफाश किया जा चुका है। मैं अभी वहाँ पर जाकर आता हूँ, आपके सामने सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। नहीं, ये करने की कोशिश मत करना, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। उस पार क्या क्या मिलेगा कोई नहीं बता सकता। जो भी वहाँ से वापिस आया उसने मौन धारण कर लिया और वो इस दुनिया से अलग रहने लगा। वो बिना खाए पिए मरा। अगर तुम भी वहाँ जाना चाहते हो, पागल होना चाहते हो सकते हो। तब उसने कंधे से हाथ हटा लिया। वो मुझे चेतावनी दे रहा था, लेकिन चेतावनी का असर कोई नहीं हो रहा था। बस इज्जत थी उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने गांव में रहने दिया था। वो मुझे रोक रहे थे तो मैं उनकी इज्जत कर रहा था। मैंने नज़रें झुकाई और कह दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं जाना नहीं चाहता। फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा और वो भी खुश था, क्योंकि मैंने उसकी बात मान ली थी। इसके बाद जैसे ही वो अपने घर की तरफ गया, अंधेरा हो गया था। मैं सीधा उस मठ की तरफ चल पड़ा। रात के वक्त ऐसी जगह पर जाना बहुत अच्छा हो सकता है जब आप उस पर कहानी लिख रहे हों। ऐसी ही तो कहानी है जहां ऐसी वीरान सी जगह पर एक अजीब सी इमारत बनी हुई है। मेरी कहानी का एक ऐसा ही किस्सा है। उस इमारत में एक किरदार जाता है और वहां उसे भूत नजर आते हैं। मैं भी देख कर आता हूँ आखिर इस मठ में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा।
मैं चलता गया। वो मठ देखने में नजदीक नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और बंजर सड़कें इस तरह आपको भ्रम देती हैं कि आप समझ नहीं पाते किस दिशा में जा रहे हैं। आगे जाकर मैंने टॉर्च जला ली थी। अब टॉर्च की रोशनी नीचे की तरफ किए हुए मैं आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मैं टॉर्च बंद कर देता ताकि गांव में कोई देख ना ले कि मैं इस तरफ गया हूँ। धीरे धीरे चलते हुए 45 मिनट हो गए। ये तो हाइकिंग जैसा हो गया था। उस मठ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल। मैं उस छोटी पहाड़ी पर चढ़कर उस मठ के शिखर वाले हिस्से में पहुंच पाया था। ये एक खंडहर सा मठ बना हुआ था जिसके ऊपर एक गुंबद था। गुंबद पर पेंट किया गया था सुनहरी। वो दूर से चमक पा रहा था। यहाँ मैंने टॉर्च की दिशा नीचे की तरफ कर दी। पहली दीवार फांदी और मैं सीधा अंदर था और अंदर मैंने टॉर्च जला ली। अब कोई भी मुझ पर शक नहीं कर सकता क्योंकि दीवारों से ये रोशनी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। चांद की रोशनी में अब ये पहाड़ खूबसूरत लग रहे थे और एक छोटी चोटी पर चढ़ने के बाद वो पहाड़ साफ दिख रहा था। आसपास की वो घाटियां, वो तालाब भी दिख रहे थे और नज़ारा देखने लायक था। भले ही मैं एक लेखक था, लेकिन आज इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मैं उस मठ में बस दृश्य ही देखता रहा और मुझे सामने वाला वो दरवाज़ा नजर आया। वो लकड़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ था और गला भी हुआ था, शायद बारिश के कारण, और उस आदमी ने चेतावनी भी इस दरवाजे की दी थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंच गया। अब मैं उस दरवाजे को देखकर कह रहा था, क्या खास है इस दरवाजे में? इसके पार जाने के बाद कौन सी पहाड़ों की दुनिया, कौन सी कुदरत की दुनिया। लेकिन फिर भी मन में उस बूढ़े आदमी की इज्जत थी, इसीलिए मैं वहां पर खड़ा रहा। कुछ समय पहाड़ों को देखने के बाद मैं बोर होने लगा। वक्त रात के 8 बजे का हो गया था। तब मैंने सोचा, क्यों ना अब वापस चलूं। अब खाने पीने का सामान भी नहीं लेकर आया। अगर मैं उस किताब को यहाँ तक लेकर आया होता तो यहीं पर लिखना शुरू कर देता। कैसे कैसे दृश्य दिख रहे हैं, मैं वो हिस्सा तो लिख ही सकता था जहाँ पर किरदार ऐसी इमारत में पहुँच जाता है जो पहाड़ों के बीच बंजर ज़मीन में बनी होती है। मैं उन पहाड़ों को देखता देखता मंत्रमुग्ध हुआ और बाद में वापस जाने की सोच डाली थी। उस दीवार को फांदना मुश्किल हो रहा था तो बार बार मैं पीछे गिर जाता। अब एक भारी सा पत्थर चाहिए था जिसके ऊपर पैर रखकर उस दीवार तक हाथ पहुंच पाता मेरा, इसीलिए तो उसे फांद सकता था मैं। लेकिन यहाँ कोई भारी पत्थर उस मठ के अंदर था ही नहीं। अब इस दिशा में जाने का और कोई रास्ता नहीं। यहाँ लोहे का गेट था जिसे ताला लगाकर बंद किया गया था, लेकिन दूसरी दिशा में जाने का रास्ता था उस दरवाजे से। उस दरवाजे पर जैसे ही मैंने टॉर्च मारी, वो आधा टूटा हुआ दरवाज़ा था जिसके पार अब मुझे साफ साफ दिख रहा था। बड़े बड़े पत्थर उस ढलान पर पड़े हुए थे। अगर मैं उस दरवाजे के रास्ते दूसरी तरफ चला जाता, वहां से भारी भारी पत्थर उठाकर ले आता तो यहाँ पर सीढ़ी बना सकता था। अब उस सीढ़ी से फांदकर बड़ी आसानी से मैं दूसरी तरफ जा सकता था। अब दूसरी तरफ का रास्ता आसान था। अब मैं क्या करूं? अब इज्जत भी थी मन में उस बूढ़े की, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर भी तो निकलना था। अब मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, तो मैंने उस दरवाजे का रास्ता चुन लिया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास गया, दरवाजे को हाथ लगाया था मैंने। दरवाजे को हाथ लगाते ही वो गीले दरवाजे के हिस्से, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कीड़े लगे हों। वो हिल रहा था, लेकिन अंदर था कुछ भी नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा गल चुके हों, रबर के हिस्से बन चुके हों। जैसे ही मैंने उन्हें धक्का दिया, दोनों दरवाजे खुल गए। अब सामने वाला दृश्य साफ साफ दिख रहा था। मैंने कदम बढ़ाया दरवाजे के पार और मैंने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। हर कोई इस दरवाजे के पार जाने से मना कर रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। भले ही कोई छोटी मोटी चीज़ पर भरोसा करता हो, भले ही उसे उसमें भगवान दिखता हो या ना हो, भले ही आप उसे मानते हो या ना मानते हो, लेकिन जब किसी का भरोसा आप तोड़ रहे हों तब आपको ऐसा एहसास होता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है और उस जुर्म से ज़्यादा बड़ा आपको कुछ और नज़र नहीं आता। आज खुद से घृणा सी हो रही थी, लेकिन बचने के लिए इंसान ये सब करता ही है। मैंने कदम बढ़ाया और मैं पार चला गया। सामने बड़े बड़े पत्थर
और मैं ये सोच रहा था किया क्या मैंने। वो तो इतना बड़ा बड़ा कर बात कर रहे थे, इसके पार दूसरी दुनिया है, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही। पहाड़ों की दुनिया, वो कुदरत की दुनिया कहाँ पर है। हंसी में मैंने वो बात उड़ा दी और वो भारी पत्थर उठाकर मैं उस मठ के अंदर आया। नीचे मैंने वो बड़ा पत्थर लगा दिया, फिर से दरवाजे के पार अब वो छोटा पत्थर उठाया, फिर से उसके ऊपर पत्थर लगा दिया। इस तरह मैंने 3 सीढ़ियां बना ली। अब उन 3 सीढ़ियों पर चढ़ा और दीवार के ऊपर चढ़ना और आसान हो गया। अब दूसरी तरफ छलांग लगाई मैंने और आराम से मिट्टी पर गिरा। बंजर जमीन थी जहां नरम मिट्टी थी और आराम से छलांग लगाते ही मुझे दर्द तक ना हुआ। अब धीरे धीरे उस ढलान से फिसलता हुआ नीचे पहुंचा और वहां से चलकर आधा घंटा लगा मुझे अपने उस झोंपड़े तक पहुंचने में। जैसे ही अपने पलंग पर लेटा मैं, मेरा मन नहीं कर रहा था उस किताब को हाथ लगाने का। कलम को हाथ भी नहीं लगाया मैंने और मैं बस ऊपर की तरफ छत को देखे जा रहा था। आज क्या क्या किया मैंने, मैं सोच रहा था। भले ही मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर किसी और को भगवान पर भरोसा है तो मैं उसे तोड़ना भी पसंद नहीं करता। आज ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के भगवान को मानने के तरीके को मैं जैसे झुठला रहा था। ये मेरा स्वभाव नहीं था, अपने स्वभाव के विपरीत गया था मैं। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी। मुझे 10 बजे के करीब नींद आ जाती है और अब 10 से ज़्यादा का समय हो गया था। भारी आंखें धीरे धीरे कब बंद हो जाती हैं हमें समझ में नहीं आता। वो ख्याल जो दिन भर बीते होते हैं वो दिमाग में घूमते हैं और आंखें जवाब दे जाती हैं। कब बंद होती हैं हम जान नहीं पाते। जब सुबह वो रोशनी उस झोंपड़े के अंदर आनी शुरू हो गई थी तब मुझे लगा था सुबह का वक्त है, कुछ बाहर निकलकर हवा खाता हूँ। जैसे ही मैं झोंपड़े के दरवाजे को खोलकर बाहर गया था, बाहर दूर दूर तक बंजर जमीन और कोई और घर नहीं। मैं घर के हर दिशा में गया, हर दिशा में देखने लगा कहीं ये झोंपड़ा हिल तो नहीं गया। वो घर किस दिशा में है जो गांव के थे? कोई भी घर दिख नहीं रहा। वो गांव जैसे हवा में ओझल हो गया था, कहीं भी कोई निशान तक नहीं। मैं अब उस पहाड़ी से थोड़ा नीचे उतरकर झांक रहा था इधर उधर। वो बड़ा पहाड़ जो इस तरफ से नजर आ रहा था वो अब भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन जिस दिशा में वो गांव होना चाहिए पूरा का पूरा गांव गायब। अब मैं चलकर उस दिशा में जाने लगा। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ एक गांव होना चाहिए। जैसे मैं उस जमीन पर पहुंचा, बंजर जमीन थी, कुछ भी मौजूद नहीं। हैरान परेशान मैं बहुत ज़्यादा तल्ख निगाह से देख रहा था। ये क्या हो चुका है? क्या मैं सपने में हूँ या सच्चाई मेरी आंखों के सामने है? मैंने अपनी बाजू पर एक चूंटी काटी, दर्द हुआ मुझे और आभास भी हो गया ये कोई सपना नहीं सच्चाई है। मेरी आंखें मेरे दिमाग को जो बता रही थी, दिमाग उसे झुठलाए जा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खाने पीने का सारा सामान उस छोटे झोंपड़े में नहीं रखा था। यहाँ गांव में जो बड़ा सा हॉल बना हुआ था वहीं पर जमा करवा दिया था। अब मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगा, नाश्ता कैसे करूंगा? भूख मुझे धीरे धीरे लगने लगी थी जब 11 बजे तक वो गांव मिला ही नहीं। कभी मैं इधर भटकता, कभी मैं उधर भटकता। कुछ समय बाद मैं वापस अपने झोंपड़े में आ गया। अब 2 बोतलें थी मेरे पास पानी की। मैंने पहली बोतल तो दोपहर तक खत्म कर दी थी और बार बार खिड़की से बाहर झांकता, मुझे वो गांव नजर नहीं आता और फिर से मैं अंदर पहुंच जाता। अब मैं उस किताब में लिखता भी तो क्या? जब आपका दिमाग इस तरह से भटका हुआ हो तो शब्द आपको याद आना बंद हो जाते हैं, कहानी भुला दी जाती है। एक ऐसा किस्सा हो गया था जिसने मुझे झटका दिया था और उस कहानी को तो मैं भूल ही चुका था। तब दोपहर को मैं सो गया और 4 बजे उठा। जैसे ही 4 बजे उठा, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ना नाश्ता किया था, ना ही दोपहर का खाना खाया था। अब मैं उस झोंपड़े से बाहर निकल कर ये सोचने लगा, सपना होगा, टूट गया होगा। लेकिन वो घर, वो गांव अब भी नहीं दिख रहे थे। शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा और तब मुझे लगा वो मठ ही है जिस कारण ये सब हुआ है। अब उस मठ की तरफ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस पहाड़ी तक पहुँचा, अब वहाँ 4 दीवारी तो थी, कोई दरवाज़ा नहीं था। उस मठ के अंदर पहुँचा और सामने एक दरवाज़ा होना चाहिए, उस दरवाजे की जगह भी दीवार बनी हुई थी।
ये क्या हो गया? अब उस मठ के अंदर तो पहुंच गया था मैं, बाहर निकलने के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। दीवार इतनी ऊंची थी कि चढ़ी नहीं जा सकती थी। कल तो मैंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई थी, वो सीढ़ियाँ भी पत्थरों की जो बनाई थी गायब हो चुकी थी। अब इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नई तरकीब लगानी थी, लेकिन डर तो यह था यहाँ से भी बाहर निकल जाऊंगा, बाहर जाकर करूंगा क्या? भूख ज़्यादा लग रही थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं। एक पानी की बोतल जो मैंने अपनी जांग से बांध रखी थी। मैं भाग भाग कर उस दीवार को फांदने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोशिश नाकाम। तभी मुझे बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते ही मेरे जैसे कान खड़े हो गए। मैं भी चीखें मारने लगा था कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कुछ ना कुछ मुझे हो रहा है। मैं यहाँ अपने आप पहुँच गया। आधा झूठ बयां कर रहा था ताकि मुझे यहाँ से निकाला जाए, लेकिन जो भी बात कर रहा था वो किसी और से बात कर रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही और मेरी इस आवाज़ का जवाब भी वो नहीं दे रहा। हर कोशिश की मैंने। उसके बाद मुझे समझ में आ गया, जो भी यहाँ पर है मेरी मदद नहीं करने वाला, खुद की मदद खुद ही करनी होगी। मैं मठ के अंदर ढूंढने लगा था वो कोई चीज़ जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। तभी मेरा ध्यान पड़ा, जिस दीवार को मैं फांदने के बारे में सोच रहा हूँ, बीच बीच में वो जो ईंटें हैं वो कुछ नरम है। जैसे ही ईंट को खींचा मैंने, पता लग गया वो ईंट वहाँ पर फंसाई गई है, जुड़ी नहीं है। आधी ईंट बाहर की तरफ खींच ली थी मैंने। इस तरह 2-3 ईंटें ऊपर वाली भी बाहर की तरफ खींची, ये तो सीढ़ियाँ बन गई। धीरे धीरे मैं उन ईंटों पर कदम रखता हुआ दीवार के ऊपर, लेकिन दीवार के पार मुझे कोई नहीं दिख रहा था। कोई आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ चला गया था? मैंने उस दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मेरा पैर फिसला होगा। मैं उस ढलान से फिसलता फिसलता नीचे की तरफ आने लगा और जैसे ही मैं ढलान से बिल्कुल नीचे पहुंचा, वहां पत्थरों की ढेरियां सी लगी हुई थी। उन पत्थरों की ढेरियों से मैं टकरा सा गया और पत्थर हिले, लेकिन वो पत्थर पीछे की तरफ गिरने चाहिए थे। वो पत्थर हिलकर एक तरफ हुए और उन पत्थरों ने एक आकार ले लिया। पत्थर से बना हुआ आदमी जो मेरे सामने खड़ा था, कई छोटे छोटे कंकर, कई बड़े बड़े पत्थर, कई छोटे पत्थर, सब मिलकर इंसानी शरीर बना चुके थे और मेरी तरफ देख रहा वो पत्थर का बना इंसान कहने लगा, ध्यान से, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम कैसे लग रहे हो चमकीले से? मैं उसे देखकर हैरान था। पत्थर बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं उसके सामने सन्न ही खड़ा था, लेकिन वो पत्थर बोले जा रहे थे। क्या हुआ? सन्न से क्यों हो गए? जवाब दो। मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की तुमने? मैं उसे देखता देखता अब कहने लगा, तुम्हें भी चोट लगती है? तुम क्या चीज हो? पत्थर जुड़कर पत्थर, भूत हो कोई भूत इन पत्थरों में आ गया। तभी अपनी तरफ देखकर बोला, क्या मैं कुछ बदला सा लग रहा हूं? यार ठीक तो हूं। तुम क्या चीज हो? तुमने ऊपर कोई कागज चढ़ा रखा है? कौन हो तुम? उसने मेरे मांस को एक तरफ से खींचा जैसे चूंटी खींची हो और मेरे मांस को एक तरफ से काट भी दिया। उसके अंदर से खून की बूंदें निकली और मुझे दर्द हो रहा था। मैंने अपना हाथ उस खून के ऊपर रखा ताकि वो रुक जाए और मैं पीछे भी हो गया। ये पत्थर अब मुझे नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं पीछे हुआ और वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। पत्थर की बनी आंखें फटी हुई दिख रही थी। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, ये कोई कागज नहीं है, तुम इंसान हो, तुम इंसान हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसे आ गए यहाँ पर? मैं उससे डर भी रहा था, लेकिन उसके सवाल का जवाब भी दे रहा था। मैं उस अभी मठ से आया हूं और मुझे नहीं पता तुम जिंदा कैसे हो गए। उसने कहा, मैं जिंदा हो गया? मैं तो हमेशा से जिंदा था। यहाँ और भी मेरे भाई बहन है, वो भी तो जिंदा है। उन्हें पत्थर तो नहीं समझ रहे। आसपास वो बिखरे हुए पत्थर जुड़े और आकार ले गए। वो इस तरफ चल रहे थे। वो पहले सो रहे थे, उसने कहा। जैसे ही मेरी आवाज़ से उठे, कई पत्थर आसपास पड़े थे जो आकार लेकर चल रहे थे और मेरी तरफ घूर कर मुझे घेर चुके थे। डरता डरता मैं कहने लगा, ये कहाँ पर आ गया मैं? जब से सुबह से उठा हूँ, ये कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। मुझे जाने दो, मुझे मारो मत। तब उसने कहा, मारे? तुम्हें मारेंगे क्यों?
हम तो खुद जानना चाहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं अब उससे सवाल करने लगा था, क्योंकि वो पत्थर का बना इंसान सभ्य लग रहा था। भले ही उसने मुझे चूंटी काटी हो जिससे खून निकला, लेकिन बातें करने में वो अच्छा लग रहा था। सब मुझे उस तरह घेर कर बैठे थे जैसे किसी गांव में गाड़ी ले जाओ और वो सब गाड़ी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे। जब विदेशी पर्यटक हमारे भारत में आते हैं तो कई जगह हमारे लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं जैसे कोई एलियन आ गए हों। अब ये भी मेरी तरफ देखकर ऐसे ही स्वभाव कर रहे थे। मैं वहाँ खड़ा खड़ा सोचे जा रहा और मैंने जवाब दिया, सुबह उठा और उसके बाद से ये सब हो रहा है। उस पत्थर वाले इंसान ने कहा, मठ में गए थे, दरवाज़ा पार किया था। मैंने कहा, हाँ कल रात दरवाज़ा पार किया था, आज तो ये कैसे हाल हो गए हैं। तब उसने कहा, बस यही गलती कर दी, बहुत सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं था। ज़रूर तुम वो हो गए जो भगवान पर यकीन नहीं करते, कुदरत पर यकीन नहीं करते, सच है ना। मैंने कहा, हाँ हाँ ये तो सच है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, किसने बताया, क्या गांव के किसी आदमी ने बताया। तो उसने कहा, बताने की ज़रूरत ही नहीं, उस मठ के उस दरवाजे को कोई पार कर ही नहीं सकता। जब सबको बताया जाता है वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। मैंने कहा, हम दूसरी दुनिया का दरवाज़ा यानी कि इस दुनिया का। पत्थर बात करते हैं जहाँ पर, लेकिन अब बताओ मुझे मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। उसने कहा, आने का रास्ता तो पता है, जाने का रास्ता हमें नहीं पता। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या खाते हो। हम तो पानी से बड़े होते हैं, बस पानी चाहिए। तुम्हें कुछ और चाहिए, पत्थर चाहिए, मिट्टी चाहिए, क्या खाते हो तुम। मैंने कहा, पत्थर मिट्टी, इतनी भूख लगी है मुझे, तुम अभी पत्थरों की बात कर रहे हो। मैं कुछ और खाना चाहता हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे। तब उसने गुस्से में आकर बाकी सबको वहाँ से भगा दिया था। बड़े पत्थर के आदमी, छोटे पत्थर के आदमी, सारे भगा दिए और मेरे करीब आकर कहने लगा, देखो तुम मुसीबत में हो। जिस दुनिया में तुम रहते हो वहाँ की जानकारी तुम्हें है, इस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ की जानकारी हमारे पास है। चलो मेरे साथ, वहाँ किसी बूढ़े बुजुर्ग से बात करते हैं, वो बताने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। मैं उसके साथ चल पड़ा था। वक्त रात का हो चला था और मैं उसके साथ चलता चलता एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बंजर से पेड़ लगे हुए थे, कैक्टस के छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे। एक बड़े से कैक्टस के झाड़ के पास पहुंचकर वो कैक्टस के झाड़ को बोलने लगा, देखिए आपसे कुछ मदद चाहिए। ये इंसान है, इसने कोई लिफाफा नहीं पहन रखा, ये उस इंसानों की दुनिया से यहाँ पर फंस गया है। अब बताइए इसे बाहर कैसे निकाला जाए। तब वो कैक्टस का पेड़ जिंदा था जो जमीन से निकल आया था। उसकी आंखें खुली थी ऊपर वाले हिस्से पर और जैसे उसकी कई बाजू जिसे वो हिला रहा था। मेरे बहुत करीब आया और मैंने आंखें बंद कर ली। अब कैक्टस के कांटे होते हैं, कहीं वो मेरे इतने करीब आ जाए कि कैक्टस के कांटे मुझे चुभ जाएं तो क्या करूँगा मैं। और वैसे भी इनके स्वभाव के बारे में पता नहीं। मुझे देखकर वो कहने लगा, लगता तो ये इंसान जैसा ही है, लेकिन पागल है जो यहाँ पर आ गया। बहुत कम रास्ते हैं यहाँ पर आने के, ये कैसे आ गया। और इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि बाहर कैसे जाना है। तुम्हें पीछे वाले उस इलाके में जाना होगा, वहाँ तुम्हें कई लोग मिल जाएंगे। तब वो पत्थर वाले आदमी ने कहा, वहाँ नहीं, वहाँ तो मेरे जैसे हैं, वो तो सारे अनपढ़ से हैं, कुछ नहीं पता उन्हें, बस यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं, ना सोने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। वहाँ नहीं जाने वाला मैं। और वैसे भी इंसान को देखेंगे तो इस पर बरस पड़ेंगे, ये तो मर जाएगा ना। मैंने सुना है इंसान कमज़ोर बहुत होते हैं, बड़ी आसानी से टूटकर गिर जाते हैं। तब उस कैक्टस ने कहा था, मुझे क्या, अपना काम करो फिर। वो वहीं पर ज़मीन में गड़ गया। इसके बाद हम दोनों आगे चलने लगे थे और वो बार बार सर खुजाकर कहने लगता, एक इंसान। अब इंसानों के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे लगता है शायद वो जानते होंगे। मैंने कहा, कौन। तो उसने कहा, पेड़। पेड़ों को इनके बारे में जानकारी है, क्योंकि वो तो तुम्हारी दुनिया में भी रहते हैं, तो उन्हें पता होगा तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कैसे रहते हो, वो सही जानकारी देंगे। मैं अब उनके साथ चलता जा रहा था और वो 2 पहाड़ियों पार ले गया मुझे। रात के 12 बजे का वक्त और वहाँ ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे। ये बंजर पहाड़ी नहीं थी, बल्कि हरी पहाड़ी थी।
पास में तालाब था और उस तालाब के पास लगे हुए कई पेड़। जैसे ही वहां पहुंचकर उसने आवाज लगाई थी, जमीन से निकलने वाली जड़ें और वो पूरे के पूरे पेड़ जमीन से बाहर निकलकर चलना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे चलकर वो इस तरफ आ रहे थे और जो मेरी आंखें देख रही थी मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। क्या ये सच है या एक भ्रम है या मैं सपने में कैद हो गया हूँ? आखिर हो क्या रहा है? पेड़ करीब आए और तब उस पत्थर मानव ने पेड़ों से बात करना शुरू कर दिया। अब पेड़ों से भी एक गूंज वाली आवाज आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुंह से बोल रहे हो, क्योंकि पेड़ों के तो मुंह होते ही नहीं, लेकिन एक गूंज सी निकलती जो दिमाग में शब्दों को छपाती जाती, जैसे वो इतनी भारी आवाज में बोल रहे हों कि दिमाग में जाकर वो आवाज सुनाई दे रही थी। मैं समझ पा रहा था हर एक पेड़ क्या कह रहा था। जैसे ही उस पत्थर मानव ने एक पेड़ से कहा, ये इंसान है, दूसरी दुनिया से आया है, यहाँ पर फंस गया है, मैं तो ये तक नहीं जानता ये खाता पीता क्या है, तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। अब ये जो बता रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फल सब्जी कुछ खाने पीना पता नहीं क्या कहे जा रहा है। मैंने तो पानी दिया, ये पानी भी नहीं पी रहा, इसे कोई और पानी चाहिए। तब वो पेड़ कहने लगा था, ये वो नहीं खाते, ये हमारी चीज़ें खाते हैं। हम जो फल लगाते हैं ये वो खाते हैं, ये हमें काट कर भी खाते हैं, हमें काट कर अपना घर भी बनाते हैं, सब कुछ हमारे साथ करते हैं, इज्जत नहीं करते। ये सुनकर मैंने नजरें झुका ली थी। बात तो उसकी बिल्कुल सही थी। तभी उस पेड़ ने अपने ऊपर वाले तनों से कुछ नरम सी पत्तियां इस तरफ कर दी। वहां लगे हुए अजीब से गोल और सफेद रंग के फल भी मेरी तरफ एक पेड़ ने कर दिए। वो अपने आप हिलाकर उन्हें झड़ा चुका था और वो पत्ते भी मेरे हाथों में पहुंच गए। और अब उन्होंने कहा था, तुम खा सकते हो, ये बिल्कुल साफ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम एहसान फरामोश तो हो, कुछ भी बना ले, हम कितना भी कड़वा बना ले, कुछ जहर भी बनाकर उसमें डाल दे, तुम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेते हो हमारी इन चीज़ों को खाने का। हम फल लगाते हैं, वो चीज़ें लगाते हैं जो खुद लगाते हैं ताकि तुम खा पाओ, तुम भी जिंदा रह पाओ, लेकिन तुम एहसान फरामोश उन चीज़ों को भी खाते हो जो हम तुम्हें खाने नहीं दे सकते। तुम हमें काटते रहते हो, हमें ख़त्म करते जा रहे हो और हमें तो लगने लगा है शायद ये दुनिया में ही हम रह जाएंगे, तुम्हारी दुनिया में तो ख़त्म ही हो जाएंगे, लेकिन हम ख़त्म होंगे तो तुम भी तो ख़त्म हो जाओगे। एहसान फरामोश हो, सिर्फ अपनी दुनिया समझते हो। अब उसकी ये बातें एक धमाकेदार लफड़ों की तरह थे। ये धमाकेदार लफड़ पड़े जा रहे थे और मैं सन्न होकर सुने जा रहा था। अब सच सुनने में काहे का गम। चुपचाप वहां खड़ा रहा और बाद में वो पेड़ चले गए और इशारा कर गए, आगे जाओ, आगे कोई रास्ता मिलेगा वापस जाने का, अब यहाँ ऐसे एहसान फरामोश के लिए कोई जगह नहीं है। हम और आगे बढ़ने लगे थे। आज मेरी जिंदगी के कई भ्रम दूर हो चुके थे। मैं निर्जीव चीज़ों को ज़रूरतमंद समझता ही नहीं था। पत्थर, फर्श, पहाड़, पेड़ ये ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं हैं। मैं सोचा करता था कभी भी कोई निर्जीव चीज़ हो तो वो हमारे काम आ ही नहीं सकती। पत्थरों में भी जीवन है, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। और पेड़ों को मैं निर्जीव माना करता था। मैं हमेशा से सोचा करता था ये पेड़ कोई खास नहीं है, किसी दिन हम विज्ञान में तरक्की करेंगे और अपनी पसंद के पेड़ लगाएंगे जिसके तनों को भी खा पाएं, पत्तों को भी खा पाएं, जड़ों को भी खा पाएं और मनपसंद स्वाद बना पाएं। अब समझ में आ रहा था इनमें जीवन है, ये मर्जी से हमारे लिए चीज़ें बनाते हैं, हम इन पर निर्भर हैं, ये हम पर निर्भर नहीं। और ये पत्थर निर्जीव था लेकिन मदद कर रहा था मेरी। मैं उसके साथ आगे बढ़ रहा था और वहाँ एक ऐसे तालाब के पास जिसका पानी मुझे साफ लगा, मैंने वो पानी भी पिया। वो फल, वो पत्ते भी बहुत स्वादिष्ट थे। किसी पेड़ को ऐसे पत्ते भी लगते हैं जो खाए जा सकते हैं, मैं नहीं जानता था। मेरा पेट भर चुका था। उस पेड़ ने एहसान किया था मुझ पर और मैं एहसान फरामोश बनना नहीं चाहता था। इसलिए उस तालाब से आगे निकलते ही वहाँ तरह तरह की चीज़ों के पास ले गया था। वो पत्थर मानव मुझे गुफाओं में जीवन था, पेड़ों में जीवन था,
वो जानवर, कंकरों के बने हुए अजीब अजीब सी चीजें, बादलों में जीवन दिखा मुझे। हर जगह जीवन ही जीवन नजर आ रहा था। मैं सोचा करता था ये निर्जीव चीजें हैं, मुझे कुदरत दिख रही थी। और इसके बाद मुझे एक इंसान दिखा। मैं भागता हुआ उस तरफ गया। वो पत्थर मानव भी पीछे रह गया था, क्योंकि वो मेरे किसी काम का नहीं था। मुझे जीवन दिखा था अपने वाला। वो सामने चलता हुआ इंसान, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो हाथ उसके शरीर के आर पार, वो जैसे धुएं का बना हुआ था। लेकिन छूते ही उसने पीछे मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। उसके होंठ नहीं थे, पलकें नहीं थी। वो एक प्रेत था जो मुझे देखते ही हंसने लगा। तुम जिंदा हो? तुम भी यहाँ आ गए? अब और कौन सी जगह बची है जहां पर तुम नहीं आना चाहते? उसे देखकर मैं डर गया और चीखता गया, चीखता चीखता उस पत्थर मानव के फिर से पास, और वो मुझे घूर रहा। पहले तो बड़ी तेज भागे थे, जैसे मुझे जानते ही ना हो। अब वापस क्यों आए हो? वो पेड़ बोल तो बिल्कुल सच ही रहा था। कौन सा शब्द था वो? हाँ, एहसान फरामोश। हाँ, एहसान फरामोश। तुम हो तो वैसे वही। फिर से मैंने नजरें झुका ली और मैंने कहा, देखो माफ कर दो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? और वो इंसान नहीं, प्रेत था। उसने कहा, हाँ तुम उसे प्रेत कहते हो? यहाँ पर तो ये भी रहते हैं। यहाँ पर हर जीवित चीज रहती है। जिस भी चीज की आत्मा है वो यहाँ पर आ सकती है। इसीलिए तुम भले ही उससे डरते हो, लेकिन हमारे लिए वो भी तुम्हारी तरह ही है। आगे वाले रास्ते में क्या नहीं दिखा मुझे? भूत, प्रेत, डायने जो मेरे शरीर को चाहती थी, लेकिन वो मेरी मदद करता गया। और वो भी सभ्य थे। वो मुझसे इजाजत मांगकर मेरा शरीर चाहते थे। कुछ की मजबूरियां जिंदगी के पार की थी, कुछ की मजबूरियां अपने परिवार वालों से मिलने की थी। उनकी मजबूरियों को मैं अपना नहीं सकता था। आखिर अपने शरीर का दान कौन करता है? मैं कोई महान इंसान नहीं। चलते चलते एक पहाड़ी के सामने पत्थर पर बैठ गए थे, और उस पत्थर पर बैठने से पहले भी मैंने इजाज़त मांगी थी, क्या मैं आप पर बैठ सकता हूँ? तब वो पत्थर मानव ने कहा था, सभ्य तो तुम होने लगे हो, अब हर किसी से इजाज़त मांगते हो। अच्छा है, समझने तो लगे हो, हर चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करती है उसकी इज्जत करना सीखो। पत्थर जिस पर तुम बैठने वाले हो, एक बार इजाजत मांग लो, भले ही किसी और का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर, लेकिन इजाजत तो मांगो, तभी इज्जत आंखों में नजर आएगी। मैंने पत्थर से इजाजत मांगकर उस पर बैठना शुरू कर दिया था। अब बैठकर मैं देख रहा था इस दुनिया को। वक्त सुबह का होने वाला था और मुझे लगा था कैदी हूं मैं इस दुनिया का, अपनी दुनिया को दोबारा देख नहीं पाऊंगा। अब यहीं पर जीना सीख लूं। सामने से आती हुई वो गूंज, वो तेज हवा, वो झोंका जैसे ही शरीर को छूता, मुझे उसमें शब्द नजर आते। ऐसा लगता जैसे वो गूंज उस पहाड़ से आ रही हो। मैंने उस पत्थर मानव से सवाल किया, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो सच है? क्या ये पहाड़ भी जिंदा है? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, वाह, बड़ी जल्दी सीखने लगे हो। तुम आवाज नहीं सुन पा रहे? वो हवा का झोंका उस पर्वत की आवाज थी। एक एक शब्द धीमा धीमा इस तरफ बढ़ता और हवा का रूप ले लेता। मैं उस पर्वत से बात भी कर सकता था। उस पर्वत की वो आवाज, इस जगह उस पर्वत को पवित्र माना जाता था, क्योंकि सबसे बड़े जीव वो हैं। मैं सर झुकाकर इजाजत मांग रहा था कि मुझे बताइए कैसे जा सकता हूं मैं अपनी दुनिया में? आप सबसे शक्तिशाली हैं यहाँ पर। तो उसने कहा, सबसे शक्तिशाली? सबसे शक्तिशाली भी नहीं हूं मैं, मुझसे भी बड़े बड़े जीव हैं जो ये छोटे जीव समझ नहीं सकते, मैं समझ सकता हूं। जैसे बहुत ज्यादा छोटे जीवों को मैं देख नहीं सकता, ये छोटे जीव यानी कि तुम भी देख सकते हो। ये सृष्टि ऐसे ही तो बनी है, और जो रास्ता तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जानता है उसका पीछा करना वो तुम्हें ले जाएगा। अब इन शब्दों का अर्थ नहीं समझा था मैं, लेकिन वहां पर मजबूर हुआ बस देखे जा रहा था मैं। अब वो पत्थर मानव भी इजाजत ले रहा था। बहुत दूर आ गया हूं, मुझे वापस जाना है, ये मेरा घर नहीं है। तुम्हारी मदद करने के लिए दूर निकल आया, बहुत लंबा सफर किया, अब वापस जाकर मुझे वहीं रहना होगा।
तुम इससे भी आगे जाना, शायद कोई रास्ता तुम्हें मिल ही जाए अपनी दुनिया में जाने का। मैं वहीं पर था। ये वो वक्त था जब सुबह होने वाली थी, लेकिन बस जैसे आधे घंटे का और अंधेरा था। सूरज दूर दूर से जैसे हल्की सी रोशनी बनाने लगा था और वहाँ पर मुझे एक जगह बैठा एक आदमी नजर आया। पहले मैं सोच रहा था ये भी भूत प्रेत ना हो जो मेरा शरीर मांगने लग जाए, लेकिन फिर लगा ये पहचाना पहचाना सा है। जैसे ही मैं उसके करीब गया, ये एक भिक्षु था जो ध्यान लगा रहा था। मैंने कंधे पर हाथ लगाया था, वो जैसे एक जेली की तरह था। मैं हाथ लगाता तो पूरा शरीर हिलने लगता। हाथ लगाते ही उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम कोई भूत वगैरह तो हो नहीं, ये तो तुम्हारा असली शरीर है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिना शरीर के यहाँ नहीं आते। मैंने कहा, मैं कैद हो गया हूँ। उसने मुझसे सवाल पूछा मैं कैसे कैदी बना हूँ, और मैंने सारे जवाब दिए बिना डरे, क्योंकि मैं अब हर चीज के पार आ गया था। मन में कोई वहम नहीं रहा था, आंखें खुल गई थी मेरी। और उसने कहा, तुम्हें अब वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा, आओ मेरे साथ। मैं यही तो करता हूँ, हर रोज ध्यान से अपनी दुनिया से यहाँ आता हूँ, और जो यहाँ आते हैं वो कुदरत को जानते हैं, लेकिन वो लोग जो ध्यान लगाते ही नहीं, उन्हें लगता है ये झूठी दुनिया है और सिर्फ पैसे ही सच्चाई है। तुम अब खुद इस दुनिया में आ चुके हो, अब जान गए सच्चाई क्या है। अभी सच्चाई यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके भी बहुत पार है जो तुम्हारा दिमाग समझ नहीं पाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझे एक तालाब में ले चला था। तालाब का वो पानी मेरा सांस रोक देता, लेकिन उसके साथ तालाब के अंदर, और अचानक वो पानी ने शरीर को ठंडा सा कर दिया और शरीर अकड़ने लगा। एक झटके से मैं पानी के बाहर आया और सूरज की किरणें मुझ पर पड़ने लगी थी। वो भिक्षु भी वहां से गायब हो चुका था और कोई भी चीज वहां नजर नहीं आ रही थी। कोई पत्थर मानव नहीं, कुछ नहीं। मैं ठंड से सिकुड़ा जा रहा था और बड़ी मुश्किल से चलकर एक पहाड़ी पर पहुंचा और सामने मुझे कुछ घर नजर आए। ये एक छोटा सा गांव था। अब मैं अपनी दुनिया में था और गांव तक पहुंचकर आग सेक कर मैंने गर्मी ली, और वो पूछे जा रहे थे, तुम यहाँ गीले होकर कैसे पहुंच गए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मौन धारण कर लिया था मैंने। मैं चल चल कर अपने उस गांव में पहुंचा था और अपने उस झोंपड़े में गांव वालों के सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहता था। सच जानने के बाद आप मौन हो जाते हैं। वो कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। मैं शायद अब वो अधजल गगरी नहीं थी। मैं भर चुका था, इसलिए शब्द निकालना नहीं चाहता था। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता। वो राज ही रहने चाहिए, और मैं अपनी उस कहानी को लिखने की जगह अब ध्यान को देना चाहता था। एक ऐसा लेखक जो काम छोड़ चुका है। मैं अब ध्यान लगाने के लिए एक भिक्षु बनना चाहता हूँ। ये कहानी जो मेरी जिंदगी की है, ये हमेशा कहानी मेरे मन में ही रहेगी। कभी भी ये कहानी मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन हो सकता है भविष्य में कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरा मन पढ़ पाए और वो मेरे मन से यह कहानी निकाल पाए और शायद लोगों तक पहुंचा पाए।